यहाँ के सांसद का नाम बताइए। यहाँ के सांसद का नाम के बारे में मुझे जानकारी नहीं। यहाँ के सांसद के नाम के विषय में आपको जानकारी नहीं, बड़ा हास्यास्पद है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर है, लेकिन उनको एक लीडरशिप उन्होंने घोषित कर ली। 1% किसके लिए छोड़ दिया आपने? 1% थोड़ा विपक्ष में थोड़े जमानत बचने लायक या जाने लायक इतना रहेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 70 स्मार्ट सिटीज का निर्माण होगा, बुलेट ट्रेन हर जगह चलेंगी। तो हमारा हल्द्वानी भी एक स्मार्ट सिटी में आ गया है। अब बुलेट ट्रेन से ही मैं आपके लिए इंटरव्यू देने आ रहा हूँ। नेताओं ने इस उत्तराखंड राज्य के नाम पर अपनी जो अपनी दुकानें चला रखी है, अपनी दुकानें जो चला रहे हैं। वर्तमान में जो राजनीति है, जो आदमी साल भर किताब पढ़ता है, साल भर जैसे वो किताब पढ़ता है, तो वो एग्जाम टाइम में जो है मेहनत नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि जनहुकार। और देश के जो आम लोकसभा चुनाव हैं, जो 18वीं जो संसद के सदस्यों के लिए जो पूरे देश भर में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें देखते हैं कि चुनावी दंगल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको विश्व का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 44 दिनों तक ये चुनाव चलने वाला है। और 19 अप्रैल को पहले फेज में जो वोटिंग होनी है, तो उत्तराखंड भी इसी जद में है। और उत्तराखंड में या 19 तारीख को वोट होंगे, मतदान होंगे। तो हमारे संग वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कमल जोशी जी मौजूद है। जोशी जी, क्या कहना चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ हुकुमदा हैं, लोनी जी हैं, हमारे मित्र पाटनी जी हैं, हमारे बड़े भाई प्रतिपाल रावत जी हैं, जोशी जी हैं, और सामने हरीश जी हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस चुनाव में मोदी लहर चल रही है, उस पर क्या कहना है? ऐसा है, मैं तो राज्य आंदोलनकारी हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं राज्य आंदोलनकारी के नाते यहाँ की समस्याएं रखूंगा। राज्य आंदोलनकारियों के लिए कोई भी सरकार आई है, जब से राज्य बना, भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही केंद्रित होती रही। राज्य आंदोलनकारियों के लिए अभी कोई मूलभूत कार्य तो यहाँ पे किसी सरकार ने करा नहीं। यहाँ के सांसद का नाम बताइए। यहाँ के सांसद का नाम के बारे में मुझे जानकारी नहीं। यहाँ के सांसद के नाम के विषय में आपको जानकारी नहीं, बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि मैंने यहाँ के सांसद महोदय को मोदी की नाम पे वो लेगी, मैंने देखा नहीं उनको। अब नाम क्या है? तो आप अजय भट्ट है शायद उनका नाम। अच्छा, अजय भट्ट है उनका नाम। सांसद महोदय का नाम अजय भट्ट है, लेकिन मैंने उनको 5 साल कहीं देखा नहीं। अच्छा। हाँ, और मैं यहाँ देखिए ISBT बनी नहीं, यहाँ रोडवे स्टेशन का मामला सुलझा नहीं, यहाँ HMT का मामला सुलझा नहीं। तो मतलब किस मुद्दे पे वोट दिया? आप जी यहाँ के जो लोकल जो सांसद है, उनका रिपोर्ट कार्ड आप किस तरीके से देख सकते हैं? आप कितने में से कितने, 100 में से कितने अंक देना चाहिए? अब ये तो जनता तय करेगी। 100 में से 100 अंक देती है, 90 देती है, 95 देती है, 80 देती है, 50 देती है। लेकिन सामने वाला कैसा है फाइटर, वो देखना पड़ेगा ना। अंक का सवाल नहीं है, सामने कैसी फाइट हो रही है। अब इतने लोग अंधभक्त हैं, अंधभक्तों की तरह बोले मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, सांसद के नाम पे कोई वोट नहीं दे रहा है, मोदी के नाम पे वोट दे रहा है। और एज ए राज्य आंदोलनकारी मेरी पीड़ा है कि आंदोलनकारियों के लिए राज्य सरकार ने, कोई भी सरकार आई हो, भारतीय जनता पार्टी की वो रही हो या कांग्रेस की रही हो, आंदोलनकारियों के लिए थोड़ा बहुत कार्य हरीश रावत जी द्वारा करा गया, बाकी किसी के द्वारा कुछ नहीं करा गया। देखिए, उत्तराखंड के जो वरिष्ठ राजनेता है, जिनको किसी राजनीतिक दल से तुलना गलत होगा, और एक बहुत बड़े मतलब जिन्होंने अपने जमाने में नरेंद्र तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो हुकुम सिंह कुंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुंवर साहब, ये जो लोकसभा चुनाव है, तो इसमें आप किस तरीके से देखते हैं, किसके पक्ष में माहौल है? देखिए, जो भी पार्लियामेंट का चुनाव होता है हमेशा देश में, वो एक विचारधारा के तहत लड़ा जाता है। और एक टेम्परामेंट भी होता है, एक लीडरशिप भी होती है। मैं समझता हूँ कि अन्य दलों के अभी नेता न होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने एक सशक्त उम्मीदवार मोदी जी के रूप में खड़ा किया है, और उसको जनता फॉलो भी कर रही है, और उसका बड़ा फायदा होता है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना, वो अपना अभी तक वो बना ही नहीं पाए कि भाई उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो इससे मतदाता जो है असमंजस की स्थिति में रहते हैं। एक तरफ इधर मोदी जी को स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने घोषित किया है, और चुनाव भी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार पलड़ा मोदी जी का ही भारी रहने वाला है। जी, नहीं तो हर सीट पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एक कैंडिडेट का भी एक वो होता, आधार होता है? तो आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, और आप कितने अंक उनको देना चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव पहले भी ऐसे हुए हैं। इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, या बीपी सिंह की लहर लगी हो, अटल बिहारी वाजपेयी की लहर लड़ी हो, ये राष्ट्रीय स्तर पर ही चुनाव होते हैं। मैंने देखा कि जब हवा चलती है ना, उसमें सब जीत जाते हैं। इससे राष्ट्रीय नेतृत्व का इस पर लोग उस पर स्वीकार करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर है, लेकिन उनको एक लीडरशिप उन्होंने घोषित करनी चाहिए। कुछ भाजपा के लोगों का कहना है कि हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, हम मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि राजनीति में क्या ये चीज सही है? देखिए, काम चुनाव के समय में काम की बहुत ज्यादा गिनती नहीं होती है। मान के चलना, पार्लियामेंट के चुनाव जब होते हैं कि राष्ट्रीय विचारधारा के साथ चुनाव होते हैं, पहले भी हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं हो रही कि इस बार मोदी जी के एक युग चलता है। कभी कभी अटल जी का युग चला, इंदिरा जी का युग चला, जवाहरलाल जी का युग चला, इसमें मोदी युग चल रहा है। अब मोदी युग कब तक चलेगा मैं इस चीज को नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन इसमें तो मोदी युग चल रहा है।
किशन लोहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और काफी सामाजिक व्यक्ति हैं और देखिए अभी भाजपा में भी हैं। और लोहनी जी क्या कहना चाहेंगे जो लोकसभा चुनाव है? देखिए, लोकसभा चुनाव में मोदी जी की छवि जो है पूरे विश्व में एक नेताओं के रूप में है जी। और मोदी जी ने जो जनहित कार्य जो किए हैं जी। जो जनहित के जो कार्य उन्होंने किए हैं उस कार्यों का से जनता खुश है। और मोदी जी जिस कैंडिडेट को भी अपना पार्लियामेंट से भेजते हैं तो वो हम कहेंगे कि 90% जीतना ही उन्होंने 90% मार्क हम देंगे। तो 1% किसके लिए छोड़ दिया आपने? 1% थोड़ा विपक्ष में थोड़े जमानत बचने लायक या जाने लायक इतना रहेगा। जीतना अजय भट्ट जी को ही है और लोकप्रिय सांसद हैं, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है क्योंकि मोदी जी की जो जनहित योजनाएं हैं वो सांसद महोदय ने जन जन तक पहुंचाई हैं, चाहे वो राज्य सरकार के थ्रू हैं। अभी आपने देखा हिल स्टेशन आज तक नहीं था जो 40 साल पहले बन जाना था, आज काठगोदाम में हिल स्टेशन बन रहा है और इतना बढ़िया मतलब ये रोपवे आपके रानीबाग से नैनीताल तक रोपवे बनने जा रहा है। जमरानी बाग की फाइल भी माननीय अजय भट्ट जी के ही सांसद काल में पुटअप हुई है और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो है चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे कुछ नहीं, बस मोदी जी के जो जनहितकारी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंची हैं, गांव जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे, जनता को जो दैनिक जो जरूरतें हैं वो मिल रही हैं और जनता ने मन बना लिया भाई बीजेपी को ही वोट देना है। पाटनी जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो लोकसभा चुनाव चल रहा है? मेरा ये कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर के 2014 में मोदी जी इस देश की सत्ता पे काबिज हुए, जिसमें कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 70 स्मार्ट सिटीज का निर्माण होगा, बुलेट ट्रेन हर जगह चलेंगी। तो हमारा हल्द्वानी भी एक स्मार्ट सिटी में आ गया है। अब बुलेट ट्रेन से ही मैं आपके लिए इंटरव्यू देने आ रहा हूँ, तो ये बहुत हर्ष का विषय। बुलेट ट्रेन से आए? हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े प्रलोभन देने से बढ़िया हमें व्यक्तिगत तौर पे और सार्वजनिक तौर पे भी कार्य करने की बहुत जरूरत है। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, तो यहाँ पे मूलभूत समस्याएं जो है बेरोजगारी की है, पलायन की है, जिसपे हर किसी पार्टी ने इतने समय से नजरअंदाज ही किया है और आज तक वो नजरअंदाज ही चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले चाहे कोई भी सांसद जीते, हमें देखिए अपने वोट का अधिकार जो मिला है वो हम अपने बुद्धि विवेक के आधार पे ही देते हैं। और दूसरा रहता है ज्वलंत मुद्दे जिसपे हमें सीधे किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जी, तो मेरा ये कहना है कि जो समस्याएं हैं लोकल की, उसको राष्ट्रीय स्तर का ना बना करके लोकल के लेवल पे भी निपटारा होना। लोकल मुद्दे कहाँ, आप बताइए ना, क्या क्या आपके लोकल जो मैंने बताया आपको, सबसे मेन प्रमुख है बेरोजगारी, पलायन। नहीं तो पूरे राष्ट्रव्यापी ये राष्ट्रव्यापी है ना। तो अभी तो मैं उत्तराखंड के निवासी के तौर पे बोल रहा हूँ। जो हमारा चुनाव जो हो रहा है, अजय भट्ट जी और प्रकाश जोशी जी और यूकेडी से सब लोग लड़ रहे हैं, तो ये मुद्दे भी आने चाहिए चुनाव में। किसी एक व्यक्ति विशेष को राष्ट्रीय स्तर पे पेश करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेश करके सारे मुद्दों का आप भुला दें, ये गलत बात है। हमारे साथ मौजूद है जन सरोकारों से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम पृथ्वीपाल सिंह रावत, जो एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। तो पृथ्वीपाल सिंह रावत जी क्या है इस बार चुनाव का समझे? वर्तमान में जो राजनीति है, जो आदमी साल भर किताब पढ़ता है, साल भर जैसे वो किताब पढ़ता है, तो वो एग्जाम टाइम में जो है मेहनत नहीं करता है। और जैसे जिस तरीके से भाजपा के लोग जगह जगह जा के मीटिंगें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है उनकी तैयारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने साल भर तो किताब पढ़ी नहीं। और अब ऐन समय में जब तो मोदी के नाम पे जीत जाएंगे चुनाव परीक्षा, मोदी जी तो एक ऐसा फैक्टर है कि मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि सक्षम भारत और समर्थ भारत, मतलब हर आदमी को सक्षम बना दो ताकि भारत समर्थ हो जाए। तो ये नारा है। मैं उनके बहुत अच्छे विचार है और बहुत योगी किस्म के व्यक्ति है, और शुरू से 52 साल तक जिस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया हो और जनता के बीच में रहा हो और उसके बाद उसने सत्ता का सुख भोगा हो, तो उसके जो विचार होंगे एक ऐसे होंगे जैसे कि योगी ये होते हैं। तो कहते हैं मोदी ऐसा मैन बहुत बड़े आदमी है। पर स्थानीय सांसद को कितने अंक देना चाहेंगे आप? स्थानीय सांसद का जहाँ तक मामला है, आजकल जो पत्रकारिता है, लद्दाख में इतने दिनों से बेचारे वहाँ पर बैठे हैं, पूरी पब्लिक वहाँ बैठी हुई है, पत्रकारिता में जो लोग हैं बैठे हैं, वो उस आदमी को नहीं दिखा रहे। वो बेचारा भूख हड़ताल में बैठा है, वो अपनी बात करना चाहता है, पूरा समाज उसके साथ है, पूरा लद्दाख उमड़ के वहाँ पर बैठा है, वो कोई आदमी जाता ही नहीं। मतलब पत्रकारिता ने जो ऐसा मैसेज दे दिया है पब्लिक को कि चारों तरफ जो है एक ही जैसी लहर है और एक जैसा ही माहौल है। हम मानते हैं कि 400 से 400 पार हो जाए, 500 पार हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बेरोजगारी जिस तरीके से हुई है, जिस घर से एक आदमी की लाशें जा रही हैं, वहां से हर विधानसभा से यूपी के ऐसा हुआ है कि लाशें जा रही हैं भाई साहब,
क्या कहते हैं हर जगह से वो क्या कहते हैं बेरोजगार जो है जहर खा ले रहा है, मर जा रहा है, और उसकी नौकरी पेपर दे रहा है तो पेपर आउट हो जा रहा है। पिताजी क्या कहते हैं वहां पर रोजगार के लिए बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 50 लाख रुपया लोन ले लिया, 40 लाख रुपया लोन ले लिया, और बाद में किस्त देने के लिए 8,000 और 15,000 की नौकरी शेड्यूल वाला दे रहा है। तो एक ऐसी अव्यवस्था हो गई है। इसको व्यवस्थित करने के लिए सारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हर जो वोटर है उसको ये समझना चाहिए कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है क्या वो हमारे लिए काम करता है। ये नहीं कि 5 साल तक तो वो गुमनामी में रहा और अंतिम समय में वो आ गया चुनाव में, उन्होंने कहा मोदी जी चुनावी वैतरणी पार करा देंगे। मोदी जी वैतरणी पार करा देंगे। अजय भट्ट जी को वैसे कोई जानता नहीं है, पर अजय भट्ट जी को लोग वोट देंगे क्योंकि मोदी जी की लहर है। और इस उत्तराखंड में तो ऐसा हो गया है कि उत्तराखंड राज्य जब बना तो जो उत्तराखंड राज्य का जो स्वरूप यहाँ पर आया, इसलिए आया था कि लोग जो थे केंद्र की नीतियों से प्रभावित नहीं थे। इस आम चुनाव में बसपा की धमक नहीं दिखाई दे रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? केंद्र की नीतियां जो थी उस पे टोटली डिपेंडेंट होना चाहते थे यहाँ पर के लोग, पर यहाँ विरोध में थे तब ही तो उत्तराखंड राज्य बना। अब ऐसा हो गया जो केंद्र में लहर चलती है सारे के सारे 5 के 5 सांसद जो है उसी पार्टी के जीत जाते हैं। तो जनता का कोई सरोकार है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र ऐसा बन गया है, लोकतंत्र नहीं है ये राजतंत्र हो गया है। मतलब हर आदमी जो है सत्ता में पहुंचने के लिए उसका तरीका यही है कि आप बीजेपी या कांग्रेस के नेता बन जाओ तो आप सत्ता में। इस चुनाव में बसपा की धमक नहीं दिखाई दे रही, क्या कहना चाहेंगे? बसपा का तो इस समय ऐसा कुछ है नहीं। बसपा एक राजनीतिक दल है और तीसरे नंबर का दल है और 6% से ज्यादा वोट पड़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में। बसपा चुनाव अकेले लड़ रही है और किसी का साथ उनके साथ नहीं है। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल, यहाँ का एकमात्र क्षेत्रीय दल है, उसके वरिष्ठ नेता भुवनचंद्र जोशी जी मौजूद हैं। और जोशी जी यहाँ की जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी बहुत बड़ी समझ रखते हैं। और आप राज्य आंदोलनकारी में तो जोशी जी क्या कहना चाहेंगे जो लोकसभा चुनाव चल रहा है? देखिए, अभी मैं बहुत से लोगों को सुन रहा था, उसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी थे, उसमें समाज सेवी भी थे, सारे लोग थे, सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। देखिए, हम जो ये लोकसभा चुनाव है पिछले 5 साल से जो यहाँ के माननीय सांसद हैं हमने उनको देखा नहीं। उन माननीय सांसदों को हमने न जानते हैं न पहचानते हैं। देखिए, और वो जो पिछली बार भी उन्होंने जो वोट मांगा था अपने माननीय मोदी जी के नाम से मांगा था, इस बार भी वोट वो माननीय मोदी जी के नाम से मांग रहे हैं। देखिए, जो उत्तराखंड राज्य है ये बड़े संघर्षों से बना है। 42 लोगों की शहादतें हुई है, 42 लोगों ने अपनी जान दी तभी राज्य बना। और इस राज्य के लोगों का बड़ा संघर्ष रहा है, चाहे वो सेना में ले लीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, उत्तराखंड के लोगों का हर जगह संघर्ष रहा है और हर जगह संघर्ष करके उन्होंने एक अपना वजूद बनाया है। लेकिन आज जो स्थितियां हैं उत्तराखंड राज्य की, आज हमारे नौजवान जो है देहरादून के सड़कों पर घूम रहे हैं, आज हमारे नौजवान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार जिम्मेदार है और इनकी सरकार राज्य में भी है। और राज्य में भी जो स्थितियां हैं वो भी आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। और आज देखिए, अब इनके एक राज्यपाल महोदय जो है 15 करोड़ रुपए चंदा ले आते हैं स्कूल के नाम से, और स्कूल कहीं नहीं होता और वो चंदे के नाम पे उन्होंने रिसोर्ट बना लिया। तो ये जो स्थितियां हैं, जो ये हमारे नेता बने हुए हैं, आज जो स्वयंभू नेता बने हुए हैं, इन नेताओं ने इस उत्तराखंड राज्य के नाम पर अपनी दुकानें चला रखी, अपनी दुकानें जो चला रहे हैं। तो आज उत्तराखंड क्रांति दल, देखिए, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के नैनीताल उधम सिंह नगर से शिव सिंह रावत जी हमारे कैंडिडेट हैं जो नौसेना से रिटायर्ड हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो सारे सैनिक मिलकर हमारे पूर्व सैनिक को नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद के रूप में भेजें। और मेरा जो मानना है, देखिए, मैं 2 लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर से लड़ चुका हूं पहले, और मैंने जनता से यही कहा कि आपकी बात जो संसद में पहुंचाए उसको आपने सांसद बनाना है। क्योंकि देखिए, आपके मुद्दे अगर आपका सांसद नहीं उठाएगा, आपका जनप्रतिनिधि नहीं उठाएगा, तो आपके मुद्दे कौन उठाएगा? आज संसद में जो हमारे माननीय सांसद हैं वो आज जो है हमारे आप देखेंगे उत्तराखंड के 5 सांसद बीजेपी के थे, और बीजेपी के सांसदों की आवाज वहां पर उस संसद में, जिस संसद के लिए जनता ने भेजा था, उस संसद में उनकी आवाज बिल्कुल नकारा थी, मतलब वो कहीं बोले नहीं। तो इन 5 सालों में उनका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल शून्य है। तो आज जो स्थितियां देखिए, अब देखिए, यहाँ पर अंकिता भंडारी की बात आती है, हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी की इतनी बड़ी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, और उस निर्मम हत्या होने के बाद
आज हमारी बहन बेटियां उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है, आज हमारे युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज एग्जाम होता है, कल काफी एक बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है ये। जी, और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आज हमें बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कल को हर माँ बाप को चिंतित होना पड़ेगा। और आज आपके पास मौका है, आज आपके पास मौका है उन बेरोजगारों के भविष्य के लिए, आज आपके पास मौका है उन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। आपको ये सोचना होगा कि आज उत्तराखंड में किसको सांसद बनाना है, किसको वोट देना है। तो ये चीजें आज हमने जो है बॉबी पवार को टिहरी से खड़ा किया। टिहरी से बॉबी पवार जो आंदोलन लड़ा युवाओं का, सारे बेरोजगारों का युवाओं का आंदोलन लड़ा, तो हमने उसको समर्थन किया। हमने आशुतोष नेगी जो अंकिता भंडारी के केस में लड़ाई लड़ रहा था पौड़ी से, उसको हमने टिकट दिया। तो ये हमने आज उत्तराखंड के उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया है संसद में आवाज पहुंचाने के लिए, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो युवाओं का आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो उन सबको हमने आज जो है आगे बढ़ाया, संसद के लिए हमने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो अब ये जनता को सोचना है कि उनको अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है, उनको अपने नौजवानों के रोजगार की समस्या की प्यारी है, या उनको अपने नौनिहालों का भविष्य की चिंता है। आज मूल निवास की बात करते हैं, आज हम भू कानून की बात करते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल ही इस प्रदेश की सारी बातें करता है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं और कहता हूं जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आज उत्तराखंड क्रांति दल को चुनें और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों को वोट दें। 400 पार पे क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो पार्टी का नारा है, 400 पार जनता का नारा तो क्या है? लोनी जी, जनता का नारा नहीं, क्या कहना देखिए, चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इन 10 वर्षों में जो कार्य ये ऐसे नहीं है। पार्लियामेंट का जो एमपी है वो अपने काम गिनाएगा। आप नरेंद्र मोदी जी महान है, नरेंद्र मोदी जी एक संत है, हम उनको मानते हैं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ है वो अपने 5 साल के काम गिनाएंगे। सर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी 400 पार कहती है, 500 पार कहती है, उसको कॉन्फिडेंस है तो क्या दिक्कत है बताओ? आप भी कहिए 400 पार, कोई मना कर रहा है क्या? मोदी जी की पार्टी ने एक एजेंडा कर दिया कि 400 पार, उनका एक एजेंडा है, उसमें कितना सफल होंगे, क्या सफल होंगे, तो बात आप भी कहिए 400 पार। ये कह रहे हैं 200 सीटें। मुझे भी तो 200 भी नहीं आएंगी लग रहा है, बंगाल में नहीं आएंगी, उत्तराखंड में नहीं आएंगी। ऐसा नारा एक बंगाल में दिया था, बंगाल में दिया था, अब की बार 250 पार, 70 पार नहीं कर पाई वहाँ पार नहीं कर पाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई आदमी के 100 में से 99 नंबर आ गए और वो 100 में से 99 नंबर उसके 5 सब्जेक्ट में 5 में आ गए, क्वार्टरली में आ गए, हाफ ईयरली में आएंगे क्या? हाफ ईयरली में कम से 2-4 नंबर तो कम होंगे, मतलब वो जो आंकड़ा पुराना वाला है उससे कम आएंगे। पर यह है कि जो भी लोकतंत्र होगा, हम ऐसे चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, ताकि पब्लिक का वजूद तो पता रहे नेताओं को। नेता तो ऐसे बेलगाम हो गए कि वो पब्लिक को कुछ समझ ही नहीं। अच्छा, मेरा ना मीडिया आपसे अनुरोध है कि एक बार वो जंगलिया गांव भी जाइए, आप जो गोद लिया था उस गांव का हालत भी देख के आइए। एक बच्चे को गोद लिया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, पोता जाता है, बड़ा करके उसको पढ़ाया जाता है, उस गांव का हाल देख के आइए। जो गांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वो लिया, गोद लिया, उसी में कुछ काम नहीं हुआ। आप कह रहे हो मुझे मत दो वोट, मोदी जी को दो। अरे मोदी जी को वोट दो भाई, तुम अपने काम भी तो गिनाओ। आखिर यहाँ की बात कौन सुनेगा? मोदी जी तो प्रधानमंत्री पूरे देश के बनेंगे ना, खाली एक नैनीताल कॉन्स्टिट्यूंसी या उधम सिंह नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के तो बनेंगे, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री बने, उनको तो पूरा देश देखना है। तो यहाँ का जो पार्लियामेंट मेंबर होगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ, मैं मुख्यमंत्री धामी जी की कुछ मामलों में तारीफ करूंगा, वो जनता से संवाद करते हैं, जनता से रूबरू करते हैं। लेकिन यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं कई बार मिलने गया, वो मुझे नहीं मिले और ये शिकायतें कही थी। एक बार उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम कुछ और ले लिया, महेश को महेश, इस टाइप का सुना है मैंने, सच है क्या गलत है मुझे पता नहीं। अब उनको वो नाम ही भूल जाते हैं, तो अब बाकी तो जनता करेगी तय। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं तय करूंगा, बाकी जनता करेगी। अगर जनता को लगेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत जाएंगे, जनता को नहीं लगेगा तो दूसरा जीतेगा। तो जनता जनार्दन है ना लोकतंत्र में। ये 400 पार 500 पार के नारों से कुछ नहीं होता। आपने बंगाल में नारा दिया 250 पार, 70 पार नहीं हुए वहां। खुद अमित शाह जी ने कही ये बात बाद में, हम अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए नारे देते हैं। ये बूस्ट करने के नारे हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा। लोकतंत्र, और अभी प्रतिपाल रावत जी ने बहुत बढ़िया बात कही, लोकतंत्र में ये इतना बड़ा जनादेश नहीं मिलना चाहिए, इससे नेता बेलगाम हो जाते हैं। हंग लोकसभा आनी चाहिए जिसमें कि जनता की बात सुनी जाए। जनता की बात तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप बेरोजगारी देख लीजिए कहां पहुंच गई है? ये एचएमटी का क्या हाल हो गया? पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने सन 1984 में राजीव गांधी से इसका उद्घाटन कराया था। यहाँ के तत्कालीन गवर्नर, हमारे श्रद्धेय बड़े बुजुर्ग कोश्यारी जी ने नवाबी रोड में मैंने उनकी जनसभा कराई, तो उन्होंने मुझसे उस टाइम कहा था 2014 में, इस एचएमटी को मैं दोबारा खुलवाऊंगा।
वो तो पता नहीं राज्यपाल बन के कहाँ गए, पता नहीं है। ठीक है, जमरानी बात जब बनना चाहिए था 74 में, तब तो जमरानी बात बनानी। आज तराई भावर की सारी जमीन बिक गई है, आप उत्तर प्रदेश के लिए बना रहे हो क्या जमरानी बात है? यहाँ के लिए हो क्या रहा है? उत्तराखंड के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कुमाऊं के लिए क्या कर रहे हैं? गढ़वाल के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा कहना यह है, किसी भी पार्टी से मैं उसके लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानता हूँ, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सवाल यह है जो पार्टी वर्तमान में सत्ता में होगी, सवाल उसी पे दागे जाएंगे। सर 400 पार पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा नारा है ये, तो हर 2 मिनट बाद मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, 400 पार के नारे लगी रहे, मगर जनता का जनादेश ही इसमें सबसे मायने रखेगा और उसका निर्णय 4 जून को आने वाला है। सर यूकेडी कितने पार का नारा लगा रही है? देखिए, हम तो अभी 4 सीटों में लड़ रहे हैं और दमदार तरीके से लड़ेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे सांसद जाएं संसद में और उत्तराखंड की जनता की आवाज संसद तक पहुंचाएं और मजबूती से जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको उठाएं। तो देखिए, आप देख रहे हैं देवभूमि जन हुंकार, और आज हमने जनता की राय लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं और जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और आपने देखा कि चुनावी दंगल में किस तरीके से जो चुनावी माहौल है वो गर्माता जा रहा है, और सभी अपने अपने जो राजनीतिक दल हैं उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश को नारा दिया कि अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसके पक्ष में भी कहीं ना कहीं माहौल है, तो विपक्ष में भी कुछ ना कुछ लोग लामबंद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप देखते रहिए देवभूमि जन हुंकार। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।